क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जिसमें है शॉक। शॉक को अगर डिफाइन किया जाए तो व्हाट इज द शॉक? शॉक इज द स्टेट ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी और इम्पेयर्ड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। व्हाट इज शॉक? स्टेट ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया, मतलब टिश्यू हाइपोक्सिया की एक स्टेट है। क्यों होती है? इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी या फिर इम्पेयर्ड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो रहा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जब होता है जब रिड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन हो इन सेटिंग ऑफ हाइपोटेंशन। तो ये ज्यादातर कब होता है? जब रिड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन होता है इन सेटिंग ऑफ हाइपोटेंशन। अब अगर शॉक की बात की जाए तो शॉक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये जो टाइप ऑफ द शॉक हैं और उनकी क्या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये अब हम बात करेंगे। अगर टाइप की बात की जाए तो कॉजेज के बेसिस पे ये टाइप्स हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव या वेसोडाइलेटरी शॉक, तीसरा है कार्डियोजेनिक शॉक और चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, सबसे पहले आते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होगा? फ्लूइड लॉस होगा या हेमरेज होगा, और इसमें जो पीसीडब्ल्यूपी होगा वो डिक्रीज होगा। यानी कि जो प्रीलोड अगर बात किया जाए तो प्रीलोड क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट या तो नॉर्मल लिमिट होगा या फिर डिक्रीज होगा। आफ्टर लोड इंक्रीज कर जाएगा, और जो टिश्यू परफ्यूजन है या तो वो नॉर्मल लिमिट होगा या डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होगा? प्रीलोड डाउन जाएगा, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल लिमिट होगा या डाउन जाएगा, आफ्टर लोड जो है वो हाई चला जाएगा, और टिश्यू परफ्यूजन या तो नॉर्मल लिमिट होगा या डाउन गोइंग होगा। अब दूसरा शॉक आते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक या वेसोडाइलेटरी शॉक। अब इसमें बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से होने वाला शॉक, थायराइड डिसफंक्शन की वजह से होने वाला शॉक, बर्न, ट्रॉमा, पैंक्रेटाइटिस या पोस्ट ऑपरेटिव वैसोप्लेजिया। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव या वेसोडाइलेटरी, यानी कि जिसमें जनरलाइज वेसोडाइलेटेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्लूइड का। अब इसके अगर प्रीलोड की बात की जाए तो या तो नॉर्मल लिमिट होगा या डाउन गोइंग होगा। अगर पंप की बात की जाए यानी कार्डियक आउटपुट की बात की जाए तो या तो नॉर्मल लिमिट होगा या हाई होगा। लेकिन इसमें आफ्टर लोड जो होगा वो डाउन होगा, और जो टिश्यू परफ्यूजन होगा वो हाई होगा, जिसे हम SvO2 भी कह सकते हैं। अब आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक किन किन कंडीशन में मिलेगा? या तो माइकार्डियल इंफेक्शन हुआ हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ हो, अरिथमिया हुआ हो, वाल्व रप्चर हुआ हो, वेंटिकुलर सेप्टिकल VSD हुआ हो, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्रिटिकल वाल्वुलर स्टेनोसिस हुई हो, डिसेक्शन या मायोकार्डाइटिस। अब इसमें क्या होगा? प्रीलोड जाहिर सी बात इंक्रीज कर जाएगा, कार्डियक आउटपुट डाउन जाएगा, आफ्टर लोड इंक्रीज कर जाएगा, और टिश्यू परफ्यूजन जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी टिश्यू परफ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जैसे कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्राइसिस, और आता है कार्डियक टेम्पोनेट। इसमें प्रीलोड का क्या होगा? नॉर्मल लिमिट होगा या डाउन गोइंग जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होगा? नॉर्मल लिमिट होगा या डाउन गोइंग जाएगा। आफ्टर लोड क्या होगा? हाई होगा, और जो टिश्यू परफ्यूजन है वो वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ शॉक है। तो हमने शॉक की डेफिनेशन को जाना, टाइप्स ऑफ शॉक को जाना, और उनके फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो क्या होंगी वो हमने जानी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखा जाए तो हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, टैकिपनिया, ओलिग्यूरिया, कूल क्लैमी स्किन। उसके बाद में अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन,
एग्जाम करके देखेंगे, रैश देखेंगे, जेवीपी देखेंगे, मरमर्स या कोई रब्स तो नहीं है, कोई क्रैकल्स वगैरह तो नहीं है, ब्रेथ साउंड क्या है, उसके बाद में एब्डोमेन क्या है, टेंस और सॉफ्ट है, उसके बाद में लोअर लिम्ब एडिमा है कि नहीं, कैपिलरी रिफिलिंग करके देखेंगे। ये सारे जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे आ जाएंगे। उसके बाद में वर्कअप क्या करेंगे? वर्कअप में हमें जो है लैक्टेट कराएंगे, कार्डियक एंजाइम्स देखेंगे, रीनल या लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे, सीबीसी देखेंगे, उसके डिफरेंशियल देखेंगे, कोगुलेशन पैरामीटर्स देखेंगे, एबीजी कराएंगे, नेट्रियोटिक पेप्टाइड्स वगैरह ये सब देखेंगे। इसके अलावा ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इको, उसके बाद में कल्चर्स, बेड साइड अल्ट्रासाउंड, या और अगर इससे ज्यादा जरूरी कोई इमेज की जरूरत पड़ती है तो वो देखेंगे। इसके अलावा हम जो है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, बट वो उसका कोई रूटीन में हम यूज नहीं करते हैं और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। सो अब आते हैं जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है। हमें अंडरलाइंग जो एटियोलॉजी है उस शॉक की, उसको जो है ट्रीट करना है, रिससिटेट करना है, फ्लूइड देना है, वेसोप्रेसर्स देना है, आइनोट्रेप्स बेस्ड जो है ट्रीटमेंट करना है। वो हमारा हीमोडायनेमिक असेसमेंट के बाद डिसाइड करेंगे कि वेसोप्रेसर देना है कि नहीं देना है। तो रिससिटेशन बाय फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो अंडरलाइंग कॉज है, एटियोलॉजी है, उसे ट्रीट करना है। अब आते हैं फ्लूइड रिससिटेशन इन द सेप्टिक शॉक। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, 30 ml per kilogram IV crystallide in the first 3 hours. 30 ml per kilogram IV crystallide in the first 3 hours, यानी कि नॉर्मल सलाइन 30 ml per kilogram IV crystallide या नॉर्मल सलाइन इन द फर्स्ट 3 आवर। दूसरा पॉइंट है बैलेंस्ड क्रिस्टलाइड इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन सेप्सिस। अगर हम बैलेंस्ड क्रिस्टलाइड दे रहे हैं तो वो सेप्सिस में बहुत हेल्प करेगा। अर्ली नंबर 3 पॉइंट आता है इसमें, अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी, जैसे कि फ्लूइड्स, वैसोप्रेसर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, आइनोट्रॉप्स, जिसमें हमारा टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो मोर देन 65 होना चाहिए, और सेंट्रल वेनस प्रेशर हमारा 8 to 12 होना चाहिए, और हमारा जो सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो मोर देन 70% होना चाहिए विद इन फर्स्ट 6 आवर। तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहला हो गया 30 ml पर किलोग्राम IV क्रिस्टलाइड इन द फर्स्ट 3 आवर्स, फिर हो गया हमारा बैलेंस क्रिस्टलाइड, उसके बाद में अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी होगी हमारी। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो 2 तरह के ट्रीटमेंट है। सबसे पहले एक जनरल ट्रीटमेंट में क्या है कि जो अंडरलाइंग एटियोलॉजी है ऑफ द शॉक की, उसे हमें ट्रीट करना है और रिससिटेशन करना है। रिससिटेशन कैसे करना है? फ्लूइड से, वेसोप्रेसर से, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आइनोट्रॉप्स बेस्ड हीमोडायनेमिक असेसमेंट पर डिपेंड करता है ये, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे हमें आइनोट्रॉप्स देने हैं कि नहीं देने। अब अगर फ्लूइड रिससिटेशन की बात की जाए सेप्टिक शॉक में, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला तो यह है कि 30 ml पर किलोग्राम IV क्रिस्टलाइड पहले 3 घंटे में देना है। बैलेंस क्रिस्टलाइड जो है वो पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होता है सेप्सिस में। हमें बेसिकली देखना है कि अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी होनी चाहिए, लेकिन कुछ आरसीटीज हैं जो कि अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी जो है उसमें ये बताती हैं कि उसमें मोर्टिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए। अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी क्या होती है? जैसे कि हम फ्लूइड्स दें, वेसोप्रेसर दें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दें, आइनोट्रॉप्स दें, और मीन आर्टियल प्रेशर को मोर देन 65 रखें। सेंट्रल वेनस सीबीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर को अगर 8 to 12 रखें, सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन को मोर देन 70% रखें विद इन फर्स्ट 6 आवर। ये अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी होती है, लेकिन कुछ आरसीटीज हैं जो इसे सपोर्ट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट ये है कि हमें लैक्टेट क्लियरेंस को ट्रेंड करना चाहिए, यानी कि मोर देन 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर मोर देन 10% लैक्टेट हमारा क्लियरेंस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा गया है कि सेप्टिक शॉक में अगर मान लीजिए मीन आर्टेरियल प्रेशर हमारा 65 to 70 अगर हम रखते हैं और उसको बढ़ाकर 70 to 85 कर देते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है मोर्टिलिटी में। पीआरबीसी का ट्रांसफ्यूजन हमें कब करना है? पीआरबीसी का ट्रांसफ्यूजन हमें तब करना है जब हीमोग्लोबिन लेस देन 7 हो। लेकिन अगर मान लीजिए एक्टिव एमआई है या हेमरेज हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है, तब फिर हमें जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हीमोग्लोबिन 7 से ज्यादा भी है तो भी हम कर सकते हैं।
एल्बुमिन हमें कब देना है? एल्बुमिन हमें देना है जब सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द क्रिस्टलाइड जो है वो उसकी जरूरत पड़ रही है, तब हम एल्बुमिन कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज द शॉक। इस शॉक के ही कंटिन्यूएशन में अब हम बात कर लेते हैं वैसोप्रेसर्स और आइनोट्रॉप्स की। वैसोप्रेसर्स और आइनोट्रॉप्स की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है वैसोप्रेसर्स और आइनोट्रॉप्स की। इसमें हम ड्रग्स की बात करेंगे या वैसोप्रेसर की बात करेंगे, रिसेप्टर की बात करेंगे, डायलेशन की बात करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करेंगे, आइनोट्रोपी या क्रोनोट्रोपी क्या इफेक्ट है वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो डोपामिन का जो डोज होता है, इसमें एक हाई डोज होता है, एक लो डोज होता है। अगर लो डोज की बात की जाए तो 1 to 3 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। तो डोपामिन एगोनिस्ट इफेक्ट जो होता है वो बीटा 1 से ज्यादा होता है और बीटा 1 इफेक्ट जो होता है वो बीटा 2 से ज्यादा होता है। इसके अलावा जो डोपामिन एगोनिस्ट इफेक्ट जो होता है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट इफेक्ट होता है वो अल्फा 1 से ज्यादा होता है। और अगर मान लीजिए 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट दिया जा रहा है तो इसमें जो है फिर वो अल्फा 1 का इफेक्ट ज्यादा आ जाता है बीटा 1 से, और फिर उसका इफेक्ट भी ज्यादा आ जाता है बीटा 2 से। ये हो गया डोपामिन के बारे में। अच्छा, लो डोज अगर दिया जाता है 1 to 3 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट तो ये डायलेशन कराएगा। और अगर मान लीजिए 3 से 10 या मोर देन 10 दिया जाता है माइक्रोग्राम पर किलोग्राम मिनट तो फिर ये डायलेशन नहीं कराएगा। 1 to 3 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट दिया जाता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। 3 to 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट दिया जाता है तो ये थोड़ा और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद में अगर 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट दिया जाता है तो ये बहुत ज्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। आयनोट्रोपिक अगर इफेक्ट देखा जाए तो वो भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट की तरह ही होगा, यानी 1 to 3 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट में जो है वो इसको आप कंसीडर करिए 1+ होगा। 3 to 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट में जो है 2+ होगा, और मोर देन 10 अगर दे रहे हैं तो 3+ होगा। अगर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की बात की जाए तो 1 to 3 में 1+, 3 to 10 में 2+, और मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट में 2+। तो ये हो गया डोपामिन के बारे में। अब आते हैं एड्रेनलिन के बारे में। एड्रेनलिन या जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसका जो यूजुअल डोज होता है वो 1 to 20 माइक्रोग्राम पर मिनट होता है। इसका ज्यादातर एक्शन जो होता है वो अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे होता है, और बीटा 2 पे भी होता है, बट बीटा 1 का बीटा 2 से ज्यादा होता है। डायलेशन कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा कराता है, 4+ मानिए। आइनोट्रोपिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है 4+, और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट वो भी बहुत ज्यादा होता है, 4+ होता है। नेक्स्ट ड्रग आता है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन की अगर बात करते हो तो 1 से 40 माइक्रोग्राम पर मिनट इसका जो है वो डोज होता है। अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे जो है ये एक्ट करता है, बट अल्फा 2 का इफेक्ट बीटा 1 से ज्यादा होता है। डायलेशन नहीं कराता ये केवल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, जो कि 4+ इसका इफेक्ट आएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट है। आइनोट्रोपिक इफेक्ट रहेगा 2+, और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट रहेगा 1+। फिर है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन की अगर बात की जाए तो 10 to 400 माइक्रोग्राम पर मिनट। अल्फा 1 पे एक्शन ज्यादा होता है अल्फा 2 से। डायलेशन नहीं कराता, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। आइनोट्रोपिक इफेक्ट और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इसका नहीं होता। वैसोप्रेसिन की अगर बात की जाए तो 0.04 यूनिट पर मिनट ये दिया जाता है, 0.04 यूनिट पर मिनट। V1 या V2 पे इसका एक्शन होता है, डायलेशन नहीं कराता, कॉन्स्ट्रिक्शन 3+ कराएगा। आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इसके नहीं होते। तो ये तो हो गए हमारे वैसोप्रेसर्स, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, ये हमारे हैं वैसोप्रेसर्स। ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम, वैसोप्रेसर्स एंड आइनोट्रोप्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर वैसोप्रेसर्स की बात की जाए तो डोपामिन, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, उसके बाद में नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनलिन, उसके बाद फिनाइलेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, ये हमारे वैसोप्रेसर। अब आते हैं आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स में दो हैं, एक तो है डोपामिन और एक है मिलरिनन। डोपामिन की अगर बात की जाए तो 220 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट इसका जो है वो डोज होता है। बीटा 1 एक्टिविटी ज्यादा होती है बीटा 2 से, डायलेशन कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराता। आइनोट्रोपिक इफेक्ट इसका 3+ होता है और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इसका 2+ होता है। तो डोपामिन का क्या हो गया, डायलेशन कराएगा 2+, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएगा, आइनोट्रोपिक 3+ और क्रोनोट्रोपिक 2+ इसका इफेक्ट होता है। मिलरिनन की अगर बात की जाए
तो इसका जो डोज होता है वो 0.125 से 0.5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट होता है। डायलेशन 3+ कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो नहीं कराता है। आइनोट्रोपिक इफेक्ट इसका 2+ रहता है और कोनोट्रोपिक इफेक्ट 1+ रहता है। तो इस तरीके से ये हैं हमारे वैसोप्रेसर्स और आइनोट्रोप्स। वैसोप्रेसर्स हमने देखे, डोपामिन देखा, एपिनेफ्रिन देखा, नॉरएपिनेफ्रिन, फेनिलेफ्रिन, वैसोप्रेसिन। उसके बाद में हमारे जो आइनोट्रोप्स हैं वो हैं डोबुटामिन और मिलरिनन। वैसोप्रेसर्स जो होते हैं वो जनरली जीएफआर को इंप्रूव करते हैं। अगर वैसोप्रेसर्स की बात की जाए तो जनरली जीएफआर को इंप्रूव करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है या जिसे कहते हैं नॉरएड्रेनालिन, वो डोपामिन के ऊपर प्रीफर किया जाता है। मॉड्यूलेटरी डिफरेंस तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन डोपामिन के साथ जो है वो अरिथमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसोप्रेसिन और एपिनेफ्रिन यानी कि वैसोप्रेसिन और एड्रेनालिन जो है, इनमें से कोई जो है नॉरएड्रेनालिन के साथ ऐड किया जा सकता है ताकि हम जो टारगेट मीन आर्टेरियल प्रेशर है उसे अचीव कर सकें। बेसिकली क्या होता है कि जो एपिनेफ्रिन है या नॉरएपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन, ये लगभग बराबर ही होते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर को अचीव करने के लिए। फिनाइलेफ्रिन वर्सेस अदर वैसोप्रेसर्स जो होते हैं, अगर फिनाइलेफ्रिन और जो दूसरे वैसोप्रेसर्स होते हैं, ये इनका जो है ज्यादा क्लिनिकल स्टडी नहीं हुआ है, तो नहीं बताया जा सकता कि ये दूसरे फिनाइलेफ्रिन जो है वो दूसरे वैसोप्रेसर्स के कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव है, इक्वल है या उनसे कम है या उनसे ज्यादा है। एंजियोटेंसिन 2 कंसीडर किया जा सकता है वैसोडायलेटरी शॉक में। इससे क्या होता है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है और सोफा स्कोर जो होता है वो कम हो जाता है, और जो एकेआई में आरआरटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। 28 डे मॉर्टेलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा लो डोज डोपामिन जो है वो एकेआई को प्रिवेंट नहीं करता। तो कभी हम सोचें कि लो डोज डोपामिन जो है वो एकेआई को प्रिवेंट करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि और रीनल परफ्यूजन को खराब कर सकता है। इसके बाद आते हैं वैसोप्रेसर्स इन सेप्टिक शॉक। वैसोप्रेसर्स इन सेप्टिक शॉक मोर्टेलिटी जो है वाज लोएस्ट व्हेन बिगिन 1 to 6 आवर आफ्टर वनसेट विद आईवी फ्लूइड्स। अगर 1 से 6 घंटे के अंदर आपने जो है वो वैसोप्रेसर को शुरू कर दिया सेप्टिक शॉक में, आईवी फ्लूइड अगर हम मान लीजिए हमने दे दिया और 1 से 6 घंटे के अंदर दे दिया, आईवी फ्लूइड हमने जो है 1 से 6 घंटे के अंदर उसे दे दिया, तो मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मोर्टेलिटी वाज लोएस्ट व्हेन बिगिन 1 to 6 आवर आफ्टर वनसेट विद आईवी फ्लूइड। यानी आईवी फ्लूइड देने के बाद में अगर आपने वैसोप्रेसर शुरू कर दिया 1 से 6 घंटे के अंदर, तो मोर्टेलिटी घटती है। Every hour of delayed norepinephrine was associated with 5.3% more mortality। मतलब जितना घंटे आप लेट करोगे वो उतना ही मोर्टेलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि 5.3% मोर्टेलिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो फर्स्ट चॉइस है। वैसोप्रेसिन जो है इसमें एडिट किया जा सकता है नॉरएड्रेनालिन के साथ, बट मोर्टेलिटी डिफरेंस ज्यादा इसमें मिलता नहीं है। हाई डोज अगर नॉरएड्रेनालिन की बात की जाए तो इसमें क्या है कि मोर्टेलिटी बेनिफिट सीन इन प्री स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ लेस सीवियर शॉक। तो अगर मान लीजिए 5 से 14 माइक्रोग्राम पर मिनट जो है वो नॉरएड्रेनालिन देते हो, तो थोड़ा सा इसमें जो है वो बेनिफिट देखने को मिलता है अगर जो है वो लेस सीवियर सेप्टिक शॉक है। अब अगर बात की जाए वैसोप्रेसिन वर्सेस नॉरएड्रेनालिन की, तो नो डिफरेंस इन किडनी फेलियर फ्री डेज या डेथ, लेकिन जो वैसोप्रेसिन वाला जो ग्रुप है उसमें जो है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो है जरूरत कम पड़ती है। नॉरएड्रेनालिन और अगर डोबुटामिन, नॉरएड्रेनालिन प्लस डोबुटामिन वर्सेस अगर देखा जाए एड्रेनालिन, तो इसमें कोई डिफरेंट मोर्टेलिटी हमें देखने को नहीं मिली है। यानी कि अगर नॉरएड्रेनालिन को डोबुटामिन के साथ लें या एड्रेनालिन को डोबुटामिन के साथ लें तो उसमें कोई हमें फर्क देखने को नहीं पड़ता है। अब आइनोट्रॉप्स की बात कर लें, ये तो हो गया वैसोप्रेसर्स इन सेप्टिक शॉक। आइनोट्रॉप्स क्या है कि मे बी एडेड टू द वैसोप्रेसर्स फॉर शॉक when the etiology is primarily cardiogenic or significant cardiac contribution in mixed shock state, जैसे कि सेप्टिक या कार्डियोजेनिक का कॉम्बिनेशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव या कार्डियोजेनिक का कॉम्बिनेशन है, तब हमें जो है आइनोट्रॉप्स देने में ज्यादा फायदा है। हम वैसोप्रेसर के साथ आइनोट्रॉप्स को जोड़ सकते हैं।
यानी कि दो एटियोलॉजी है, जैसे कि सेप्टिक या कार्डियोजेनिक शॉक, लेकिन उसमें से एक कार्डियोजेनिक होना चाहिए, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव या कार्डियोजेनिक शॉक, तब हमारा जो है वो डोब्यूटामिन को देने से ज्यादा फायदा है। यूज ऑफन प्रॉम्प्ट बाय लो सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सेट डिस्पाइट वैसोप्रेसर सपोर्ट। ठीक है, मिनरल जो होता है वो जो रिड्यूस किडनी फंक्शन है उसमें जो है वो डोज एडजस्टमेंट जो है वो हमें चाहिए होता है अगर हम मिनरलिन को यूज कर रहे हैं।